हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को इतने इजी वे में समझेंगे कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। मौलिक अधिकार, जिसको हिंदी में मौलिक अधिकार कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है ताकि हम फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी के साथ हम अपना लाइफ जी सके। मौलिक अधिकार वो बेसिक राइट है जो हमारा संविधान हमें देता है ताकि हम आज़ादी, समानता और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। क्लियर कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब एग्जाम में एसएससी में, रेलवे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। तो आप लोग याद रखिए कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। क्लियर? तो हम लोग को दो चीज क्लियर हो चुका है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है। पार्ट 3 में है, भाग 3 में है। क्लियर? और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जनरली एग्जाम में कि फंडामेंटल राइट्स हम किस कंट्री से बोरो किए हैं, मतलब किस कंट्री से उधार लिए हैं। तो आप लोग याद रखिए कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए, ठीक है, अमेरिका से उधार लेकर आए हैं। क्लियर कि फंडामेंटल राइट्स हम लोग किस कंट्री से उधार लेकर आए हैं? अमेरिका से। हम अमेरिका का हम लोग पे क्या उधारी है कि हम लोग मौलिक अधिकार, हम लोग को जो अधिकार मिल रहा है वो हम लोग कहाँ से कॉपी किए हैं? यूएसए से कॉपी किए हैं, अमेरिका से कॉपी किए हैं। इतना आप लोग को याद हो जाएगा। अब हम लोग फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से 35 में है। अब हम लोग आर्टिकल 12 से 35 पूरा याद करेंगे, पूरा याद करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 35 में क्या है। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट्स है। अब हम लोग इसको याद करने वाले हैं, इतना इजी वे में समझने वाले हैं कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 12, ठीक है, कि आर्टिकल 12 और 13 में क्या है। क्योंकि एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स के लिए मेनली आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 13 पॉपुलर है और आर्टिकल 32 पॉपुलर है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं, 12, 13 टू आर्टिकल 35 तक जाते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में क्या है। आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। एंड आर्टिकल 13 में क्या है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। अब कैसे याद रहेगा? सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट होता है तो उसके परिभाषा से स्टार्ट होता है, उसके डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। तो याद रखिए कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में है। सबसे पहले जो आर्टिकल आ रहा है वो आर्टिकल 12 है। तो आर्टिकल 12 क्या चीज से स्टार्ट होगा? परिभाषा से स्टार्ट होगा, डेफिनेशन से स्टार्ट होगा कि स्टेट क्या है। क्लियर? आर्टिकल 12 याद हो गया कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? ये आर्टिकल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मीनिंग क्या होता है। यहाँ स्टेट का मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, इसमें इंक्लूड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज और अदर पब्लिक अथॉरिटीज। सिंपल वर्ड्स में जो भी अथॉरिटी पब्लिक पावर यूज करती है वो स्टेट के अंदर आती है। मतलब जो भी अथॉरिटी पब्लिक पावर को यूज कर रही है, मतलब पावर यूज कर रही है, वो यहाँ पे स्टेट कही जाती है। तो आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। अब आते हैं आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। इसका आर्टिकल 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स के अगर कोई लॉ बना है और वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा, मतलब नल हो जाएगा, उस लॉ का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई लॉ सिटीजन्स के बेसिक राइट वायलेट करेगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 13 में कहा गया है कोई भी लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे मौलिक अधिकार को कॉन्ट्ररी करेगा तो वो लॉ, ठीक है, वैलिड नहीं होगा। तो किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि सारा जो लॉ बनना चाहिए वो हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार के अनुसार बनना चाहिए? आर्टिकल 13 में कहा गया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो लॉ वैलिड नहीं है, वो लॉ वॉइड है, नल है। क्लियर?
तो आर्टिकल 12 और 13 आपको याद हो गया कि आर्टिकल 12 में है स्टेट का डेफिनेशन और आर्टिकल 13 में है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड नल। क्लियर। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 14 टू 18 में, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक में है, तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक में। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक में क्या है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। क्लियर। आर्टिकल 14 टू 18 में क्या है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 में है। मतलब अगर क्वेश्चन में आता है कि राइट टू इक्वालिटी किस में है तो आपको लिखना है 14 टू 18 में, लेकिन 14 टू 18 में 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल्स है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18, ये पांचों आर्टिकल जो है वो राइट टू इक्वालिटी से ही रिलेटेड है। क्लियर। लेकिन अब आर्टिकल 14 स्पेसिफिकली क्या कहता है, ऐसे ही करके सारे आर्टिकल्स स्पेसिफिकली क्या मेंशन करते हैं अब हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। क्लियर। आर्टिकल 14 टू 18 क्या है, राइट टू इक्वालिटी। अब आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 16 क्या बोलता है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। क्लियर। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि सब लॉ के सामने इक्वल है। क्लियर। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो, चाहे कॉमन नागरिक हो, चाहे एक नौकर हो, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, लॉ के सामने, कानून के सामने सब बराबर है। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है। आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, प्लेस। आर्टिकल 15 कहता है कि रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सब लोग कानून के सामने बराबर है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, प्लेस। क्लियर हो गया। आर्टिकल 14 टू 18 क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, जिसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है कि लॉ के सामने सब इक्वल है। आर्टिकल 15 कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस के बेसिस पर। क्लियर। नाउ आते हैं आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वल चांस मिलेंगे। आपको कैसे याद रहेगा कि आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। आप लोग सभी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम गवर्नमेंट जॉब का परीक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। ये किस में है, आर्टिकल 16 में है। क्लियर। आर्टिकल 16 में क्या है, रहे थे कि आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सब इक्वल है। मतलब गवर्नमेंट जॉब का ही बात नहीं है यहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब मैंने आप लोग को बस याद रखने के लिए कहा कि इक्वल, सबको समान अवसर मिलेंगे। कभी भी रोजगार की बात होगी, रोजगार मतलब प्राइवेट सेक्टर कुछ कर सकती है भेदभाव, लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जो सरकारी क्या बोलते हैं अवसर है, ठीक है, वो सबके लिए बराबर होंगे। ये आर्टिकल 16 में कहा गया है। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 17 में कहा गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 17 में कहा गया है, इसका मतलब है कि अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। मतलब आप किसी को इस बेसिस पर भेदभाव नहीं हो सकता कि वो अनटचेबल है तो उसको ये नहीं मिलेगा, ये उसके लिए अलग रूल्स होंगे, उसके लिए अलग कानून होंगे, ये कोई नहीं कह सकता। ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आर्टिकल 17 में मेंशन है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्लियर। अब नाउ है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स को खत्म किया गया। टाइटल्स को खत्म किया गया मतलब क्या हुआ कि अब कोई राजा, महाराजा, नवाब टाइप का टाइटल अब नहीं लेगा, अब इस टाइप का टाइटल नहीं चलेगा। क्लियर। तो आर्टिकल 14 टू 18 में क्या है, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हम लोग पांचों आर्टिकल पढ़ लिए। क्या है, आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 में है नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। आर्टिकल 17 में है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया है। एंड आर्टिकल 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब टाइटल को खत्म कर दिया गया है। याद रहेगा आप लोगों को। आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 12 में हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और आर्टिकल 13 में पढ़े थे कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स
को वॉलेट करेगा वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो लॉ वैलिड नहीं होगा। उसके बाद हो गया 12-13 हो गया, 12-13 हो गया। अब हम लोग 14 to 18 पढ़ रहे हैं। 14 में पढ़े हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 में पढ़े हैं नो डिस्क्रिमिनेशन, 16 में पढ़े हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 में पढ़े हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड 18 में पढ़े हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो अभी तक हम लोग को आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 18 याद हो चुका है। आप लोग को भी याद हो चुका है कि आर्टिकल 12 में क्या था, आर्टिकल 13 में क्या था, याद कीजिए। आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 में है नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 में है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 में है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्लियर? नाउ आते हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 18 हम लोग का क्लियर। नाउ आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 भी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 19 मतलब अनुच्छेद 19 में कितने फ्रीडम्स दिए गए हैं, तो 6 फ्रीडम, 6 फ्रीडम दिए गए। आर्टिकल 19 में कितने फ्रीडम्स है, 6 फ्रीडम्स है। 19(1)(a), 19(1)(b) मतलब 19 के 1 में a, 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(g। अब आप लोग बस एक बात याद रखिएगा कि इसमें 19(1) जो F था वो F पहले था, अब नहीं है, अब डायरेक्ट G है। यहाँ पे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में कैसा जाता है ABCDEF और ABCDEG, इसमें से कौन मतलब कि सही है। तो याद रखिएगा कि F नहीं है, F के प्लेस पे G है। F पहले था, अब वो नहीं है, इसलिए डायरेक्ट G है। क्लियर? तो आर्टिकल 19 में 6 टाइप के जो फ्रीडम दिए गए, वो 6 टाइप के फ्रीडम कौन कौन से हैं, हम लोग ये याद करेंगे। सबसे पहले है 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, 6 फ्रीडम में क्या क्या मेंशन है, सबसे पहले ये याद रखियो कि हम लोग को बोलने का स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, हम लोग पीसफुल असेंबली कर सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, हम लोग एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, हम लोग भारत में कहीं पे भी जाके रह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस, हम लोग कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। हम लोग को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम इस कास्ट के हो, तुम इस रिलीजन के हो, तो तुम ये पेशा नहीं कर सकते हो, या तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो, या तुम पीसफुल असेंबली नहीं कर सकते हो, या तुम ये बात बोल नहीं सकते हो, या तुम एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये 6 फ्रीडम, ये 6 हम लोग को आज़ादी दी गई है, और ये आज़ादी हम लोग का संविधान, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को देता है कि हम लोग कि ये 6 चीज कर सकते हैं, ये 6 चीज की आज़ादी हम लोग को है। तो आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम है, 6 फ्रीडम्स है। वो 6 फ्रीडम क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड बिजनेस। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा 6 फ्रीडम, मतलब याद रखने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग को बोलने का अधिकार है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर हम लोग को बोलने का अधिकार हुआ तो हम लोग बोलकर सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करेंगे, तो फ्रीडम ऑफ पीसफुल एसोसिएशन। ठीक है, अब हम लोग मतलब फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, असेंबली बनाने का अधिकार, असेंबली बनाने का अधिकार है तो एसोसिएशन भी बनाने का अधिकार होगा। तो थर्ड में है एसोसिएशन बनाने का अधिकार। तो ABC आप लोग को याद हो गया कि सबसे पहले बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर हम लोग सबको मिलकर एक असेंबली बना लेते हैं, तो फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली। और जब असेंबली बना लिए तब हम लोग एसोसिएशन भी बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकते हैं। तो 19(1) का C में फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। तो ABC याद हो गया। अब DEG याद करते हैं। DEF आप माइंड में मत रखिएगा, DE और उसके बाद डायरेक्ट G। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। अब हम लोग कहीं भी जा सकते हैं तो हम लोग कहीं भी रहने का भी अधिकार दो। अब हम लोग कहीं जा सकते हैं तो हम लोग को वहां पे रहने का भी तो अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग को फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया है, और हम लोग कहीं पे रह सकते हैं तो वहां पे ऐसी थोड़ी जिएंगे, कुछ तो अवसर चाहिए ना, कुछ तो चाहिए कि कोई बिजनेस करे, कोई प्रोफेशन करे, ताकि हम लोग अपना खाना पीना ठीक है भरण पोषण चला सके। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड बिजनेस क्लियर हो गया। तो D में क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, E में क्या है, फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, और फ्रीडम G में क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड बिजनेस। आप लोग को याद कैसे रहेगा, आप लोग को याद रखने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम है, सबसे पहले यह याद रखिए। फिर जैसे एग्जाम्स में अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ABCDEG लिख दीजिए। क्लियर हो गया कि A में क्या है, B में, C में, D में, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19G ऐसे करके लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग को याद, आप लोग कर सकेंगे रिकॉल। अब ABC रिलेटेड है। सबसे पहले क्या बोले थे कि हम लोग बोलेंगे, बोलने का अधिकार है, हम लोग असेंबली बनाएंगे, और असेंबली बनाएंगे तो एसोसिएशन और यूनियन बनाने का भी अधिकार होगा। तो ABC हो गया।
अब DEG कैसे याद आएगा कि हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। अब कहीं पे जा सकते हैं तो वहाँ पे रहने का भी अधिकार दो, तो फ्रीडम टू रिसाइड हो गया। और अगर हम लोग वहाँ पे रह सकते हैं तो हम लोग को वहाँ पे बिजनेस करने का भी अधिकार दो ना, कि हम लोग अपना भरण पोषण खाना पीना चला सके, तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस। तो DEG याद हो गया हम लोग को। अब आप लोग को याद हो गया आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स क्या क्या है। ओके, अच्छे से याद हो गया। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, तीसरा है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, चौथा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, पांचवा है फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया एंड छठा है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस। क्लियर। अब नाउ आते हैं आर्टिकल 20 टू 22 में। अभी तक हम लोग कितना पढ़ लिए, आर्टिकल 13 टू आर्टिकल 19 हम लोग का कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 19 कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 में क्या था कि कोई भी राइट अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो लॉ वैलिड नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 पढ़े, जिसमें हम लोग राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 19 पढ़े, जिसमें हम लोग 6 फ्रीडम पढ़े, बोलने का अधिकार, ऐसे करके हम लोग 6 फ्रीडम पढ़े। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 20 टू 22, इसमें भी आजादी के बारे में मतलब फ्रीडम के बारे में ही बात किया गया है। लेकिन आर्टिकल 19 में जो हम लोग फ्रीडम पढ़े थे उसमें 6 फ्रीडम था। बोलने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, असेंबली, हम लोग ठीक है असेंबली कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कहीं पे जा सकते हैं, भारत में कहीं पे रह सकते हैं और कोई भी पेशा अपना सकते हैं। अब जो है आर्टिकल 20 से 22 में है, उसमें फ्रीडम के बारे में कहा गया है। फ्रीडम के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है, अब हम लोग वो पढ़ेंगे आर्टिकल 20 से 22 में। आर्टिकल 20 में क्या क्या कहा गया है। आर्टिकल 20 में कहा गया प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल कन्विक्शन। हम लोग से कोई अपराध भी हो गया है तो भी हम लोग के पास अधिकार है। क्लियर। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि आर्टिकल 20 क्रिमिनल केसेस में प्रोटेक्शन देता है। क्रिमिनल केसेस में प्रोटेक्शन कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 20। एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि इन विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल कॉन्विक्शन, तो आंसर होगा आर्टिकल 20। ये आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है, तो प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल कन्विक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल 20 क्रिमिनल केसेस में प्रोटेक्शन देता है। इसमें 3 चीज मेंशन किया गया है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इन तीनों का मतलब क्या होता है, मतलब प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल कन्विक्शन जो है आर्टिकल 20 में मेंशन किया गया है। और उसमें ये 3 बातें हैं, ये तीनों का मतलब क्या होता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब होता है, सिंपल मीनिंग है कि आज लॉ बना तो कल से लगेगा। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, आज लॉ बना तो कल से लगेगा। पहले के किसी भी एक्शन के लिए कोई पनिश नहीं कर सकता। अगर 2026 में कोई लॉ बना और आपने 2025 में वो काम किया था तो उसके लिए पनिश नहीं कर सकते। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कि आज अगर कोई लॉ, मतलब कि आपने कल कोई रास्ते में ठीक है पान खा के थूका, ठीक है, और ठीक है लॉ आज बना है कि उसके लिए 2000 ठीक है फाइन लगेगा। तो आपने 2025 में पान खाकर थूका और 2026 में लॉ बना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ठीक है फिर से आपको फाइन देना है, नहीं, क्योंकि 2025 में जब आपने वो अपराध किया था या उस आपसे वो गलती हुई थी, तब उस टाइम वो उस चीज के लिए कानून नहीं था। कानून अब बना है तो अब से अप्लाई होगा, आपको पास्ट के चीजों के लिए पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। यही कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि जो कानून जब कानून बना वो कानून तब से अप्लाई होगा। ये नहीं हो सकता कि आपने अपराध कर दिया अब आपको सजा देने के लिए कानून बन रहा है, नहीं, कानून पहले बनेगा तब सजा का प्रावधान है। क्लियर। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, इसका मतलब क्या है, नो डबल जियोपार्डी मतलब डबल, मतलब क्या, नो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है एक ही क्राइम के लिए सेम पर्सन को 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई क्राइम हो गया, तो क्या गवर्नमेंट, क्या लॉ, क्या कानून हमको उस चीज के लिए 2 बार सजा देगी, नहीं, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। इसी को कहा जाता है नो डबल जियोपार्डी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब क्या होता है कि किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद अपने अगेंस्ट एविडेंस दे। मतलब कि हम अपराध, मान लीजिए हमसे भी अपराध हो गया तो पुलिस या कोई भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की हम मेरे को इस चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि हम अपने अगेंस्ट ही क्या बोलते हैं सबूत दें, हम अपने अगेंस्ट ही एविडेंस दें। क्लियर हो गया। ये तीनों का मतलब आर्टिकल 20 क्या चीज से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल कन्विक्शन, मतलब कोई अपराध भी हो गया है तो भी हम लोग के पास प्रोटेक्शन है
उससे रिलेटेड है आर्टिकल 20 नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब हुआ कि कानून जब से बना है तब से अप्लाई होगा। पास्ट के ऑफेंस के लिए, पास्ट के अपराध के लिए अभी सजा नहीं मिल सकता है। नो डबल जियोपार्टी का मतलब हुआ कि एक गलती के लिए, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा। ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए हम लोग को कोई बाध्य नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया आर्टिकल 20 कि आर्टिकल 20 में क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट और आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 22। इसमें जो आर्टिकल 21A है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब बहुत बार। वैसे तो पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 21A है ये बहुत बार इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये संविधान के का संशोधन करके बाद में ऐड किया गया था, इसलिए। क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 21 में क्या है। आर्टिकल 21 में जो सबसे मेन आर्टिकल है, ठीक है, जो हम लोग को देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी देता है। वो कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 21। हर इंसान को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, जीने का राइट है। सिर्फ जीना ही नहीं है, रिस्पेक्टफुली जीना है। हम लोग को सम्मान पूर्वक हम लोग जी सकते हैं। इसका अधिकार हम लोग को कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल देता है। आर्टिकल 21। आर्टिकल और उसका हिंदी जो वर्ड होता है वो होता है अनुच्छेद, इसलिए मैं कई बार आर्टिकल बोल रही हूँ, अनुच्छेद बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, जो 1 to 6 हिंदी पढ़े हो, उसके बाद इंग्लिश पढ़े हो। तो मैंने ये वीडियो जो बनाया वो सबको ध्यान में रखकर बनाया है। तो आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 क्या है। अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हर इंसान को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। सिर्फ जीना ही नहीं, रिस्पेक्टफुली जीना है, इज्जत के साथ जीना है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है सबको। ये आर्टिकल 21 में बताता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 21 में है। या आर्टिकल 21 क्या चीज से रिलेटेड है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। क्लियर। नाउ आते हैं आर्टिकल 21A में, राइट टू एजुकेशन, दैट इज राइट टू एजुकेशन। ये किसमें है। ये 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए है। ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के जो चिल्ड्रन है उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी है। ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों तक को पढ़ाना जरूरी है। पहले इसको नहीं रखा गया था फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके, संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 21A को इंक्लूड किया गया। इसमें बताया गया है राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, मतलब इन लोगों को पढ़ाना ही है 6 से 14 साल के बच्चों को। क्लियर। तो ये आर्टिकल 21A में क्या है, राइट टू एजुकेशन। और किस एज तक के लिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि 7 से 9, 7 से 15, 8 से 16, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। क्लियर। आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स। नाउ आर्टिकल 22 में आओ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है। अरेस्ट होने पर रीजन बताना कंपलसरी है। कोई आएगा और हम लोग को ऐसे ही अरेस्ट करके नहीं चल जाएगा कि चलो तुमको अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस आया हम लोग को अरेस्ट करके चल गया, नहीं, उसको रीजन बताना है कि वाई। ठीक है। वाई आर यू अरेस्टिंग मी। तो आर्टिकल 22 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्लियर हो गया। आर्टिकल 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े आर्टिकल 20 से 22 में। आर्टिकल 19 भी फ्रीडम से रिलेटेड था, उसमें हम लोग 6 टाइप के फ्रीडम पढ़े। क्लियर हो गया। बताया मैंने A से G तक, जिसमें F इंक्लूडेड नहीं था। इसमें है आर्टिकल 20 से 22, जिसमें क्या बोलते हैं हम लोग आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 21A और 22 पढ़े। 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल कन्विक्शन, कि हम लोग से कोई अपराध हो जाता है तो हम लोग के पास क्या क्या प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार। आर्टिकल 21A में क्या है, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 22 में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर हम लोग को कोई अरेस्ट करेगा तो उसका कारण बताएगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। ये किस में है, आर्टिकल 22 में। नाउ आते हैं आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में। ठीक है। आर्टिकल 20 मतलब राइट टू जो फ्रीडम था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आ रहे हैं। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में ये एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि कौन सा आर्टिकल आपको एक्सप्लॉइटेशन से बचा रहा है।
तो आर्टिकल 23 एंड 24, आर्टिकल 23 एंड 24 हम लोग को एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है कि हम लोग को कोई टॉर्चर नहीं कर सके, हम लोग का कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। ये कौन सा आर्टिकल हम लोग को बचाता है? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 हम लोग को एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है। आर्टिकल 23 हम लोग को कैसे एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है और आर्टिकल 24 हम लोग को कैसे एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे। आर्टिकल 23 कहता है नो ट्रैफिकिंग, बेगर एंड फोर्स्ड लेबर, एंड आर्टिकल 24 कहता है नो चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स इन हजारडस वर्क। क्लियर? आर्टिकल 23 का मतलब है कि ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ह्यूमन बाइंग या सेलिंग, ये इलीगल फोर्स्ड वर्क है। मतलब हम लोग इंसान है, अब हम लोग को ही कोई खरीद बेच नहीं सकता है। इससे हम लोग को कौन बचाता है? आर्टिकल 23। कोई पावरफुल इंसान, ये कितना भी उसके पास पैसा हो, वो ऐसा नहीं कर सकता है कि हम इस पैसा से इस इंसान को खरीद लिए है और इसको हम बेच सकते हैं, नहीं, वो ये नहीं कर सकता है। ये कौन आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 23 बताता है। क्लियर? बेगर का मतलब होता है बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना, मतलब कि सिर्फ इंसान को खरीद बिक्री से ही नहीं रोकता है ये आर्टिकल। ये रोकता है कि अगर आप उसको काम करवा रहे हैं, मतलब हम लोग कोई इंसान को रख लिए अपने पास और उसे पूरे दिन भर काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई भी पैसा नहीं दे रहे हैं, उसको कोई भी उसके बदले इनाम नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। उस इंसान का अधिकार है कि अगर वो काम कर रहा है तो हम लोग को उसको पैसा देना है, उसको पे करना है। क्लियर? तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है? नो ट्रैफिकिंग, बेगर और फोर्स्ड लेबर। क्लियर? कि नो ट्रैफिकिंग, बेगर और फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 23 बोल सकते हैं। हम लोग जबरदस्ती किसी से काम न करवा सकते हैं, ठीक है, न हम लोग किसी को खरीद और बेच सकते हैं, ये आर्टिकल 23 बोलता है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? नो चाइल्ड लेबर, 14 साल से कम चाइल्ड को हजारदस फैक्ट्री में वर्क करवाना, काम करवा के हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी कोई भी हो, ठीक है, वो 14 साल से छोटे बच्चों से, ठीक है, काम नहीं करवा सकती है। क्लियर? भले उसको पेमेंट करे, ठीक है, भले उसको वो ठीक है 50,000 रुपया दे, लेकिन अगर वो 14 साल से छोटा है तो तुम उसको कोई भी हजारदस फैक्ट्री, ठीक है, जिसमें हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस रिलीज होते हैं, मतलब हजारदस फैक्ट्री मतलब क्या, बहुत सारे केमिकल्स फैक्ट्री होते हैं जिसमें बहुत खराब ठीक है केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो आप उनको वहां पे काम नहीं करवा सकते। नो चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स इन हजारदस वर्क। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 23 या 24 किससे रिलेटेड है? एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? नो ट्रैफिकिंग, बेगर और फोर्स्ड लेबर, एंड आर्टिकल 24 क्या बोलता है? नो चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स इन हजारदस वर्क। क्लियर? अब नाउ आते हैं आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 में, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 25 से 28 में मेंशन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल में मेंशन है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में है। 25, 26, 27, 28 चार आर्टिकल हो गए 25 से 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। 25, 26, 27, 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 25 टू 28 में। आर्टिकल 25 में क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शस एंड रिलीजन। आर्टिकल 26 में क्या है? मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 में क्या है? नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 28 में क्या है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शंस एंड रिलीजन का मतलब है कि किसी भी रिलीजन को फॉलो करना, आपको जो मन है आप उस रिलीजन को फॉलो करो। कोई हम लोग को ये नहीं बोल सकता है कि आपको क्रिश्चियन ही फॉलो करना है, आपको हिंदू ही रिलीजन मानना है, नहीं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शंस एंड रिलीजन, कॉन्शंस मतलब मन से, आपको जो मन कर रहा है आप वो रिलीजन फॉलो करो, आर्टिकल 25 में कहा गया है। आर्टिकल 26 में कहा गया है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करो, तुमको जैसे मैनेज करना है मैनेज करो। आर्टिकल 27 में कहा गया है नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, रिलीजन प्रमोशन के लिए फोर्स टैक्स नहीं लगेगा कि हमको कि इस रिलीजन को प्रमोट करना है तो इसके लिए आप ये टैक्स दीजिए, नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 27 में कहा गया है। आर्टिकल 28 में कहा गया है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। क्लियर? स्टेट इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसा कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कर सकती है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 25 टू 28, 25 में आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है कि जो रिलीजन है मानो। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि आप रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का तुमको अधिकार है। 27 में कहा गया है कि कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजियन, एंड आर्टिकल 28 में कहा गया है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा स्टेट इंस्टीट्यूशंस में। क्लियर हो गया? आर्टिकल 25 टू 28 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शस एंड रिलीजन,
आर्टिकल 26 में मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 27 में नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन एंड आर्टिकल 28 में नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस। 25 में आपको जो मन है वो धर्म मानो, 26 में आपको जैसे मन है उसको मैनेज करो, 27 में इसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, 28 में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा कोई भी स्टेट इंस्टीट्यूशन में। नाउ आते हैं हम लोग आर्टिकल 29 से 30 में, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहले याद रखो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 29 और 30 में है। यह आर्टिकल 29 और 30 किससे रिलेटेड है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। यह कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, एंड आर्टिकल 30 में है माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस कैन बी एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्स। आर्टिकल 29 में बताया गया है कि आप लोग, ठीक है, अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। और आर्टिकल 30 में कहा गया है कि माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। मतलब माइनॉरिटी, मतलब जैसे क्रिश्चियन अपने स्कूल चलाते हैं ना, तो दैट इज वो आर्टिकल 30 के अंदर चलाते हैं। क्लियर हो गया कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 में क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, एंड आर्टिकल 30 में क्या है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैन बी एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड। क्लियर? याद हो गया ना कि आप लोग को क्या है आर्टिकल 29 एंड 30 में कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर किस आर्टिकल में है? 29 में। और 30 किससे रिलेटेड है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैन बी एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 32, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था? तो आंसर था आर्टिकल 32। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। या किस आर्टिकल को बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? तो आर्टिकल 32। या आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई राइट वायलेट होता है तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। मतलब हम लोग का कोई अधिकार वायलेट होता है या छीना जाता है हम लोग का कोई अधिकार, तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये किस अनुच्छेद, ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है कि हम लोग का कोई अधिकार छीना जाता है, हम लोग का कोई राइट्स लिया जाता है, तो हम लोग अपने राइट्स को बचाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी जो मैंने बताया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिट्स किस आर्टिकल में मेंशन होते हैं? 32 में। कितने टाइप के रिट्स होते हैं? 5 टाइप के रिट्स होते हैं। आर्टिकल 32 जो हम लोग को देता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसमें 5 टाइप के रिट्स मेंशन है। ठीक है, कितने टाइप के रिट्स मेंशन है? 5 टाइप के। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्क्यूलरी, को वारंटो। अब इसको इतना डीप में बहुत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मतलब ऊपर से याद रखिए कि उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है। आर्टिकल 32 में 5 टाइप के रिट्स मेंशन है, दैट इज हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्क्यूलरी, को वारंटो। हैबियस कॉर्पस मतलब जिसको इलीगली पकड़ा गया है उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो। हैबियस कॉर्पस क्या कहता है? जिसको इलीगली पकड़ा गया है उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो। मैंडेमस मैंडेमस मतलब कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को बोलती है अपना ड्यूटी करो। कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को बोलती है अपना ड्यूटी करो। प्रोहिबिशन का मतलब होता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलती है स्टॉप प्रोसीडिंग्स। क्लियर? सर्क्यूलरी का मतलब होता है हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को रॉन्ग डिसीजन कैंसिल करती है। और कोवारेंटो का मतलब होता है तुम किस अथॉरिटी से इस पोस्ट पर बैठे हो। क्लियर हो गया? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्क्यूलरी, कोवारेंटो। उसके अंदर याद मत भी रखो कि क्या है, मतलब बहुत डीपली जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं, लेकिन जनरली रिट्स के एकदम अंदर से नहीं पूछे जाते हैं।
इसलिए मैंने एक बार बता तो दिया है कि हैबियस कॉर्पस का मतलब हुआ जिसको इलीगली पकड़ा गया है उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो। मैंडेमस मतलब कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को बोलती है अपना ड्यूटी करो। प्रोहिबिशन का मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलती है स्टॉप प्रोसीडिंग्स। सर्ट्यूरेरी का मतलब होता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के रॉन्ग डिसीजंस कैंसिल करती है। एंड क्वा वारंटो का मतलब होता है तुम किस अथॉरिटी से इस पोस्ट पर हो। क्लियर? तो मेनली याद रखो कि आर्टिकल 32 है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। इसमें 5 टाइप के रिट्स मेंशन है। वो रिट्स क्या क्या है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरेरी, क्वा वारंटो। अब नाउ आओ आर्टिकल 33 क्या बोलता है। आर्टिकल 33 कहता है पार्लियामेंट में मॉडिफाइड राइट्स फॉर आर्म फोर्सेस। इसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट आर्म फोर्सेस के राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है। इसका रीजन है डिसिप्लिन और नेशनल सिक्योरिटी की वजह से। मतलब पार्लियामेंट आर्म फोर्सेस के राइट्स को जो उनको अधिकार दिए गए उनको थोड़ा चेंज वेंज कर सकती है। क्यों? अपने नेशनल सिक्योरिटी की वजह से। ये आर्टिकल 33 में बोला गया है। क्लियर? आर्टिकल 34 में क्या कहा गया है? रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग मार्शियल लॉ। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्शियल लॉ क्या होता है। मार्शियल लॉ का मतलब होता है जब किसी एरिया में नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल हो जाए, जैसे वहाँ पे वॉर हो जाए, हैवी वायलेंस हो जाए, तब मिलिट्री कंट्रोल आ जाता है। इस टाइम कुछ फंडामेंटल राइट्स टेम्पोररी रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल मूवमेंट और पब्लिक गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे ना कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। ये सब क्या होता है? यह है मार्शियल लॉ जब लगता है तो ये हो सकता है। तो आर्टिकल 34 में क्या है? रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग मार्शियल लॉ। आर्टिकल 35 में है पार्लियामेंट इम्पावर टू मेक लॉज। इस आर्टिकल का सिंपल मीनिंग है कि कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉ सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, ट्रैफिकिंग, आर्म फोर्सेस, डिसिप्लिन से रिलेटेड लॉ। इसलिए आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को स्पेशल लॉ मेकिंग पावर देता है। क्लियर? इसमें सबसे मेन जो था वो आर्टिकल 32 था। आर्टिकल 32 राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट में मॉडिफाइड राइट्स फॉर आर्म फोर्सेस। आर्टिकल 34 रेस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग मार्शियल लॉ। आर्टिकल 35 पार्लियामेंट एम्पावर्ड टू मेक लॉज। क्लियर? मुझे लगता है आप लोगों को सब याद हो जाना चाहिए। नाउ एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा, वो सबसे पहले रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 14 to 18 में क्या है? इक्वालिटी। आर्टिकल 19 to 22 में क्या है? फ्रीडम। आर्टिकल 23 से 24 में क्या है? एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 25 to 28 में क्या है? रिलीजियन। आर्टिकल 29 और 30 किससे रिलेटेड है? कल्चर से। आर्टिकल 30 to 35 किससे रिलेटेड है? रेमेडी से। क्लियर? 14 to 18 इक्वालिटी से रिलेटेड है, 19 to 22 फ्रीडम से, 23 to 24 एक्सप्लॉइटेशन से, 25 to 28 रिलीजन से, 29 to 30 कल्चर से, 30 to 35 रेमेडी से। अब आपको याद कैसे रहेगा? हम लोग अभी तक पढ़े हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 पूरा पढ़े हैं। आर्टिकल 12 में क्या पढ़े थे? स्टेट पढ़े थे। आर्टिकल 13 में क्या पढ़े थे? लॉ पढ़े थे कि लॉ को नल हो जाएगा। आर्टिकल 14 से 18 में इक्वालिटी पढ़े थे। आर्टिकल 19 से 22 में फ्रीडम पढ़े थे। 23 या 24 में एक्सप्लॉइटेशन पढ़े थे। 25 से 28 में रिलीजन पढ़े थे। 29 से 30 में कल्चर पढ़े थे। 32 में रेमेडीज पढ़े थे। 33 में आर्म फोर्सेस के बारे में पढ़े थे। 34 में मार्शियल लॉ पढ़े थे। एंड 35 में पार्लियामेंट लॉज पढ़े थे कि पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। एक बार हम लोग पूरा अच्छा से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 18। क्लियर? आर्टिकल 12 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब कौन कौन अथॉरिटीज स्टेट के अंदर आती है, ये आर्टिकल 12 में मेंशन है। आर्टिकल 13 है अगर ठीक है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो लॉ नल हो जाएगा, वो लॉ वैलिड नहीं होगा। ये आर्टिकल 13 में है। आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में है नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 में है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स। आर्टिकल 17 में है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में है टाइटल्स एबोलिश्ड, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्लियर? नाउ अब आर्टिकल 19 में आ जाते हैं। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स है। 6 फ्रीडम्स में कौन कौन सा फ्रीडम था? स्पीच का, असेंबली का, एसोसिएशन का, मूवमेंट का, रेसिडेंस का, प्रोफेशन का। हम लोग याद किए थे स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, और फिर 3 याद किए थे मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। कुछ भी बोल सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, है कहीं पे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं और वहां पे कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। आर्टिकल 19 दैट इज 6 फ्रीडम्स के बारे में मेंशन किया गया है।
आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन, क्रिमिनल प्रोटेक्शन दिया गया था, हम लोग पढ़े थे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमेशन, आर्टिकल 20 में पढ़े थे। आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ए में क्या है? राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 में क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। आर्टिकल 23 में क्या है? नो ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 में नो चाइल्ड लेबर। क्लियर? आर्टिकल 25 से 28 में क्या था? फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 25 से 28 में क्या था? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 में क्या था? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धर्म माने वो धर्म तुम मान सकते हो, ये आर्टिकल 25 में था। आर्टिकल 26 में क्या था? कि जैसे माने वैसे अपना रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करो। 27 क्या था? कि कोई भी तुम पे जबरदस्ती टैक्स नहीं लगाया जाएगा रिलीजियन को प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल 28 में क्या था? कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा स्टेट इंस्टीट्यूशंस में। अब उसके बाद आर्टिकल 29 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज। 30 में क्या है? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 32 में क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी में हम लोग 5 रिस्क पढ़े थे, दैट इज हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योररी एंड क्वा वारंटो। आर्टिकल 32 जिसको बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। आर्टिकल 33 में क्या है? राइट्स मॉडिफिकेशन फॉर आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के लिए राइट्स को चेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 34 में है मार्शियल लॉ रेस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 35 में क्या है? पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉस। क्लियर हो गया? फिर से एक बार हम हल्का सा एकदम सुपर फास्ट रिवीजन। 12 में स्टेट, 13 में वॉइड हो जाता है लॉस, 14 टू 18 में इक्वालिटी, 19 टू 22 में फ्रीडम, 23 एंड 24 में एक्सप्लॉइटेशन, 25 टू 28 में रिलीजियन, 29 एंड 30 में कल्चर, 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 33 आर्म फोर्सेस, 34 मार्शियल लॉ एंड 35 पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। आई होप अब आपको फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक बहुत इजीली समझ आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के लिए आकाशी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।